A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, विच इज़ अबाउट लाइफ प्रोसेस। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है दिस इज़ अ बायो चैप्टर, और ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग समराइज़ कर रहे हैं लाइफ के सारे प्रोसेसेस के बारे में, बायो के सभी चैप्टर्स के बारे में, जो कुछ भी हमने अभी तक 6 से लेके क्लास 9 तक अब तक जो भी कुछ भी हमने पढ़ा है, जितने भी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, उन सबको हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैप्टर से जुड़ी हुई पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है और ये यही है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द लाइफ प्रोसेस। हमने बात किया था कि क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा कहा जाता है और दूसरे को डेड कहा जाता है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उसे ज़िंदा बनाती हैं, एक डेड एनिमल से अलग कैसे करती हैं उसको। हमने बात किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने बात किया था न्यूट्रिशन के बारे में, हमने डाइजेशन के बारे में बात किया, फिर हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिटेल के बारे में बात किया। हमने बात किया ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरीके से दोनों का न्यूट्रिशनल प्रोसेस डिफरेंट होता है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने बात किया था कि जब भी हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बात किया था कि हम फूड खाते हैं, उस फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं और वो डाइजेस्टिव फूड हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उस फूड जो एब्जॉर्ब फूड है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में उस फूड को ऑक्सीडाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। उस ऑक्सीडेशन के लिए जो फ्यूल होता है, जो ऑक्सीजन होती है, वो हमें प्रोवाइड करता है हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन, जिससे कि हम बाहर की एयर को अपने अंदर लेकर जाते हैं और उस एयर को हम यूज़ करते हैं, उसमें से जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको हम यूज़ करते हैं अपने खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए। जब वो खाना ऑक्सीडाइज होता है तो हमारी बॉडी को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है और हम अपनी लाइफ के अलग अलग प्रोसेसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब हम फूड मटेरियल जो हमने खाया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो हम हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं वो इस प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ जो है अदर पाथवेज को यूज़ करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, सभी केसेस में चाहे हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं चाहे हम नहीं यूज़ कर रहे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप तो यही होगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने बॉडी के अंदर इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जो ये पायरूवेट है ये फिर कन्वर्ट होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो प्रोसेस है टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ पे हो रहा है? फर्मेंटेशन में हो रहा है। सिंस दिस प्रोसेस इज टेकन इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे बॉडी के केस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये देखिए ग्लूकोज से पायरूवेट बन गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमारी सेल ऑर्गेनली हैं। हमने सेल के स्ट्रक्चर में बात किया था। जिस किसी को भी याद नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कृपया दोबारा से जाएं क्लास 9 के चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम आप जाके ज़रूर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर बाय प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस ये जो प्रोसेस है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है पायरूवेट में और क्या हो रहा है? बाय प्रोडक्ट वाटर है।
एनर्जी जो रिलीज होती है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हम जानते हैं, हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आई गेस चैप्टर क्लास 8 का एक चैप्टर था, इसमें हमने पढ़ा था कि भाई जब अभी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एरोबिकली तो उसमें क्या होता है, पायरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में जब वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है तब उसमें कितना एटीपी निकलता है, ये हमने बात किया था। कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट इज टेकन। जब क्या होता है, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में क्रैम्प्स के रूप में हमको दिखाई देता है। तो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ग्लूकोज का पायरूवेट में, और फिर क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। दूसरा पायरूवेट से बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड जब बन जाता है, ये मसल्स में बनता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तेज़ी से एक्सरसाइज कर रहे हो, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, हमारी मसल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज है, पायरूवेट है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है, ये तो यीस्ट के अंदर हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा, हमारी मसल्स में हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऑक्सीजन में हो रहा है प्रेजेंस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यही मैंने आपको बताया था, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर बनेगा पायरूवेट से, ऑक्सीजन नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगी पायरूवेट से। जब ऑक्सीजन नहीं होगी, यीस्ट में क्या होगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये सब हो रहा है। जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या करती है, वो इमीडिएटली यूज हो जाती है फॉर सिंथेसाइजिंग अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ATP बनाने में यूज हो जाती है, विच इज़ यूज टू फ्यूल द एक्टिविटीज़ इन द सेल। हमारी बॉडी जो भी एनर्जी रिलीज करती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ATP जो है हम यूज़ करते हैं। ये जो ATP है, ATP इज़ ब्रोकन डाउन टू गिव राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ATP से ही एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एंडोथर्मल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड्स टू एंश्योर देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो है एरोबिक पाथवे चल रहा है, तो हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो इसीलिए हमको ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखा है प्लांट्स एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू वहाँ पे एनर्जी, वहाँ पे वो गैस एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर, दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम द सेल। तो जो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाइट में क्या हो रहा है, नाइट में जब नो फोटोसिंथेसिस, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, मेजर एक्सचेंज। दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वो जो एलिमिनेट होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूज हो जाती है फिर से दोबारा फोटोसिंथेसिस में ही, तो नेट रिलीज नहीं होता, नेट रिलीज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि दिन में रिलीज नहीं हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड, हो रहा होता है, लेकिन नेट रिलीज नहीं दिखाई देता हमको, क्योंकि जितना भी होता है वो सब यूटिलाइज हो जाता है दोबारा। तो instead oxygen release is the major event at this time. Animals have evolved different organs for uptake of oxygen from environment and for getting rid of carbon dioxide produced. एनिमल, प्लांट्स तो इस तरीके से करते हैं। प्लांट्स के केस में क्या है, स्टोमेटा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा, और रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या होता है, ब्रीदिंग के लिए, एटमॉस्फेयर से ब्रीदिंग के लिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो ब्रीद करते हैं अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू और लंग्स का यूज़ करते हैं। जो पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स, वो पानी के साथ मिक्स हुई हुई ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब देखिए
एक तो ऑक्सीजन एयर में पड़ी हुई है, एक पानी के अंदर घुली हुई है। तो जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है फेयरली लो होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन इन द एयर, पानी के अंदर कम डिसॉल्व होगी। तो जो ब्रीदिंग का रेट होता है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसका फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। उनको ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अंदर लेके जाए और उसको रिलीज़ करे, अंदर लेके जाए और रिलीज़ करे, ताकि क्या हो पाए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। ठीक है। तो जो फिशेज होती है टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास थ्रू गिल्स where the dissolved oxygen is taken up by the blood. ओके। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर से वो लेते हैं, किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के थ्रू। और ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हैव स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. अब ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब होना है सरफेस पे, ऑक्सीजन इनटेक हुआ, उसको एक ऐसी सरफेस होगी जहाँ से उसे एब्जॉर्ब होना है। हम ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या है, वो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है लास्ट में जाके, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी एल्वियोलाई जो छोटी बन जाती हैं और वहाँ पे फिर ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके थ्रू वो चला जाता है। ये हमने प्रोसेस पूरा देखा था। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक चली जाती है और यहाँ पे सारी की सारी ब्लड वेसल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। ये एल्वियोलाई देखो, एल्वियोलाई के साथ साथ क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, वो वहाँ से उसको उठा के ले जाएंगी। तो अब बात क्या हो रही थी, ये बात हो रही थी कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब सरफेस जो होगी फाइन और डेलिकेट होती है। क्योंकि ये फाइन और डेलिकेट सरफेस है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, फाइन और डेलिकेट सरफेस है, तो उस सरफेस को प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में वो रहती है रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड, और अदर एनिमल्स के केस में भी रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, यूजुअली प्लेस्ड विद इन अ बॉडी so there have to be a passage that will take air to this area. अब वो प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ डेलिकेट ऑर्गन है, तो अब उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरा एक पैसेज काम करेगा। नॉस्ट्रिल, फिर यहाँ से फेरिंग गले में जाएगा नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, फिर यहाँ पे ट्रैकिया के थ्रू अंदर जाएगा। ठीक है। इन एडिशन क्या होता है, देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, द एयर पासेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर, पैसेज इज ऑल्सो लाइंड बाय म्यूकस। म्यूकस क्यों है, कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ जाती है तो उसको वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, किस लिए, ताकि वो एयर पैसेज कोलैप्स ना हो। ओके, ये आप देख लीजिए। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, है ना, ब्रोंक, लंग्स, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो लंग्स होती हैं, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वियोलाई कह रहे हैं। एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस, है ना। एल्वियोलाई लास्ट में एंड हो गई, यहाँ पे इसके पास में ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ से वो ब्लड में चला जाता है। सिमिलरली ब्लड में जाता भी है, यहीं से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी यहीं से एक्सचेंज होता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन्स आवर डायाफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकेम लार्ज। जैसे ही आप सांस लेते हैं, कोई भी सांस लेता है तो क्या होता है, ये रिबकेज तो बाहर जाता है और डायाफ्राम नीचे जाता है, और इससे क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। और जब ब्रीद आउट करेंगे तो क्या होगा, डायाफ्राम फिर से ऐसे ऊपर हो जाएगा और ये रिबकेज ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो ये तरीका होता है जिससे कि क्या होगा, जिससे आप जो है क्या कर पाते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर पाते हैं। देखो, इसी से हमारा क्या होता है, डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई।
जो ब्लड है ब्रिंग बैक्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोलाई, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells. फिर क्या होगा, यहाँ पे सेलुलर एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो ब्रीदिंग साइकिल होता है हमारा, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ये देखिए जो रेजिडुअल जो एयर है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है एयर का, जो हमारी लंग्स के अंदर रह जाता है हमेशा, वो क्यों रह जाता है? ताकि पूरी तरीके से चेंज हो पाए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। जब when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivered to all parts of the body. Instead, respiratory pigment, जब बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में है ना, क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेकन अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो हमारे केस में क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। सिर्फ और सिर्फ ये जो सरफेस एक्सचेंज कर दिया तो ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा पूरे ब्लड बॉडी के अंदर, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वो कैसे पहुंचेगा लेके। तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत होती है जो ह्यूमन बींग्स के केस में है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, हाई एफिनिटी है उसकी ऑक्सीजन से, वो बाइंड करके ऑक्सीजन को सारी जगह लेके जाता है। अगर ये नहीं होगा तो छोटे ऑर्गेनिजम्स में तो चल जाता है काम, लेकिन बड़े ऑर्गेनिजम्स में नहीं चलता। तो जो पिगमेंट है इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, इज हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड टू इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। ओके, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ लेके जाएगा सब जगह, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी मिक्स होके ब्लड के अंदर वापस आती है एक्सचेंज के लिए एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द पार्ट ऑफ लंग्स। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है। अब ये तो था रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन तो हो गया, ब्रीद इन कर लिया एयर, और वो एयर जो है ऑक्सीजन को उसने एल्वियोलाई के थ्रू सारे ब्लड में पहुंचा दिया। अब ये जो सारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा पूरी बॉडी के अंदर? पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड कैसे घूमेगा? उसको एक प्रेशर चाहिए, उसको एक फोर्स चाहिए कि वो पूरी बॉडी के अंदर घूम पाए। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में, मतलब हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है विच इज़ हार्ट, जो कि ये रोल प्ले करता है। हार्ट क्या है? हार्ट एक मोटर पंप की तरह है, बिल्कुल जैसे पानी का पंप होता है, वो प्रेशर लगा के पूरे घर के अंदर पानी पहुंचाता है टंकी तक। सिमिलरली हमारा हार्ट भी एक मोटर की तरह है जो प्रेशर देता है हमारे ब्लड को, जिसको हम ब्लड प्रेशर के फॉर्म में मेजर करते हैं, जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चक्कर काटता है और हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिशन लेकर जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है और अदर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो वापस लेके आता है। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। इस प्लाज्मा के बीच में ही सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। Many other substances like salt are also transported by blood. ऑक्सीजन के साथ साथ अदर तरीके के सॉल्ट भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें we need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, हम इसको फिर से देख लेते हैं। हार्ट जो होता है, आप इसको देखिए, ये हार्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा था। ये पूरा ह्यूमन हार्ट है, इसके 4 वॉल्व होते हैं। इसका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ये चैप्टर। आप उस चैप्टर को, जिसको भी प्रॉब्लम है सर्कुलेटरी सिस्टम में, उस चैप्टर को जाके ज़रूर देखें। इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स थी, पल्मोनरी आर्टरीज थी, और इसके अंदर ये सेप्टम डिवाइड होता है, इसके अंदर इन्फीरियर वेना केवा आता है और इन्फीरियर वेना केवा यहाँ तक जाएगा। ये पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था
और जिस तरीके से हमने इसमें बात किया था कि किस तरीके से हार्ट जो है पंप करता है और वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। तो अगर हम हार्ट की बात करते हैं, हमारा ये क्या है, पंप है, ये मोटर है हमारे बॉडी की। तो हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, वो हमारी मुट्ठी के साइज़ का होता है। फिस्ट जो होती है, अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं, हर एक ह्यूमन का हार्ट जो होता है उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, जब हम एनाटमी में पढ़ते थे अपने कॉलेज में तो हमें बताया जाता था, हमारे एनाटमी के प्रोफेसर हमें बताया करते थे कि अगर आपको हार्ट का साइज़ मेजर करना है तो हर एक ह्यूमन का हार्ट उसकी खुद की मुट्ठी के बराबर होता है, स्टैंडर्ड होता है ये। ओके, तो फिस्ट के बराबर है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड होगा has to reach lungs for carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to heart, और वो सारे बॉडी में पहुंचेगा। जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो फिर पंप होता है सारे बॉडी में। ऑक्सीजन रिच जो होगा ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एट्रियम। पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर उधर से लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा, फिर वो एक्सपैंड करके ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देगा सारी जगह पे लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लड जो होगा पूरी बॉडी में चला गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ हो रहा है, फ्रॉम द अपर चेम्बर टू द ऑन द राइट एट्रियम एज इट एक्सपेंड्स। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंफीरियर वीना केवा लेके आ रही है ना, इंफीरियर वेना केवा सारी बॉडी से गंदा ब्लड लेकर आ रही है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ, लंग्स में एक्सचेंज के लिए। देखो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल में, फिर दिस ट्रांसफ्यूज ब्लड टू राइट वेंट्रिकल पंप करेगा it to lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls. ठीक है, walls, ठीक है। और जो ये दोनों हैं, walls ensures the blood does not flow backward when atrium and ventriculars are contract. ये जो दोनों होते हैं ना, एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में यहाँ पे वॉल्व्स लगे होते हैं ताकि दोनों की मिक्सिंग ना हो पाए। ठीक है, दोनों की मिक्सिंग को बचाने के लिए दोनों के बीच में वॉल्व्स लगे होते हैं, दोनों को मिक्स नहीं होने देंगे ब्लड को। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। जो सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल फॉर कीपिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये जो सेपरेशन होती है ये अलाउ करती है हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जैसे बर्ड्स और एनिमल, उनको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है तो ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है उनको ऑक्सीजन की। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। इसीलिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वार्म ब्लडेड होते हैं जैसे ह्यूमन्स हो गए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered heart. तो ये cold blooded है and tolerate some mixing of oxygenation and deoxygenated blood. लेकिन हम बिल्कुल भी tolerate नहीं कर सकते मिक्सिंग। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इसलिए हमारा 4-chambered हार्ट रहेगा बर्ड्स और एनिमल्स के केस में। रेप्टाइल्स के केस में, एम्फीबियंस के केस में 3-chambered हो सकता है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उनमें मिक्सिंग हो सकती है, हमारे केस में नहीं है। फिशेस के केस में क्या है, 2-chamber हार्ट टू देयर एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द गिल्स एंड ऑक्सीजनेटेड एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए blood goes only once through the heart in the fishes during one cycle of the passage of body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in vertebrates. This is known as double circulation. तो इसलिए हम इनको, हमारे केस में क्या है, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार जा रहा है हार्ट। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हमारे हार्ट के अंदर। तो हमारा हार्ट क्या कर रहा है, हमारा हार्ट ज़्यादा फंक्शन कर रहा है। और हम कौन है, हम वार्म ब्लडेड हैं, ताकि हमारे को अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए यहाँ पे गया
ये पूरा लंग्स से गया, पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे लेकर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ पे पूरा पुश कर दिया बॉडी में, फिर बॉडी से उठ कर आया यहाँ पे, फिर यहाँ से पूरा गया लंग्स में। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेशन। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स और द एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके चैप्टर के 3rd पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का 2nd पार्ट था, जिसमें हमने बात किया रेस्पिरेशन के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन में हमने इसमें हार्ट के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग इस लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा नया नहीं था, मैं फिर से यही बोल रही हूँ, ये कल्मिनेशन था सारे चैप्टर्स का, लेकिन जो चैप्टर्स डिटेल में थे वो क्लास 8 और क्लास 9 में कंप्लीट किए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।